हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें की थी। उसमें कुछ फैक्चुअल बातें मैंने किया था, बट आज जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हम लोग बात करेंगे। जो प्रस्तावना में जिस जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सारे शब्द जो है एक एक करके थोड़ा देखेंगे कि आज के डेट में, आज के समय में उसका मीनिंग क्या है। आखिर में ज्यादा डीपली मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आप लोग को बात समझ में आ जाए। जैसे देखिए, कल लास्ट टाइम में वीडियो में हमने बात किया था कि प्रस्तावना को हम लोग 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, जिसमें से पहला भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सत्ता का स्रोत क्या है। ठीक, दूसरा भाग जो है आपको दिख रहा है राज्य का स्वरूप कैसा होगा। फिर तीसरा है शासन का लक्ष्य क्या है। यानी जो पूरे प्रस्तावना का जो समरी है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका सत्ता का स्रोत। तो कल मैंने बात किया था सत्ता का स्रोत मतलब प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब कि जो हमारी सत्ता है आखिर उसका जो स्रोत है, उस स्रोत में कहां से किस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने प्रस्तावना का निर्माण किया, आखिर सोर्सेस क्या रहा है। तो इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही जो है इस सत्ता के स्रोत हैं, रिसोर्सेस हैं। यानी जनता ने ही संविधान को बनाया है। लेकिन फिर भी एक आलोचना ये आती है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, प्रस्तावना का निर्माण किया, तो आखिर ये हम भारत के लोग यानी जनता स्रोत कैसे होगी। कहने का मतलब ये है, एक जरा बात बताइए कि जो संविधान सभा है वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों को चुना कौन? हमारी जनता ने। जैसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, ये सब लोग जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति थे। उस समय अगर चुनाव की भी बात करें तो जो चुनाव भी हुआ था उसमें 400 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। जो वो सीटें जो है ये साबित करती है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदन में बैठे हैं और वो किसका निर्माण कर रहे हैं? संविधान का निर्माण कर रहे हैं, प्रस्तावना का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए सत्ता का स्रोत के रूप में देखिए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जनता, भारत की जनता जो है वह सत्ता के स्रोत के रूप में कार्य करती है। दूसरा खंड अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो राज्य का स्वरूप कैसा है हमारा। राज्य का स्वरूप कहने का मतलब ये है कि कल हम लोगों ने बात किया था कि हमारा राज्य यानी राज्य शब्द का इस्तेमाल जो है वह एक देश के रूप में होता है। राज्य शब्द का इस्तेमाल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं है। जब तक हम ये बात नहीं बोलेंगे कि हम बिहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या झारखंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या यूपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक नहीं समझना है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब देश, देश की बात कर रहे हैं आगे। तो राज्य का स्वरूप कैसा है? तो राज्य का स्वरूप है, सबसे पहला वर्ड जो प्रस्तावना में उल्लेखित है उसको कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब ये वर्ड जो है संप्रभुता, एक छोटे से शब्द में हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश संप्रभुत्व है, संप्रभुत्व संपन्न है। आखिर इसका मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखिए, संप्रभुता का बहुत आसानी से अगर हम मतलब बताएं तो जो हमारा भारत देश है, भारत देश जो भी फैसला लेगा, यहाँ की जो सरकार फैसला लेगी, वो उसके ऊपर ना कोई आंतरिक दबाव होगा ना कोई बाहरी दबाव होगा। बिना बाहरी, बिना आंतरिक दबाव के फैसले ले सकती है हमारी सरकार। इस गुण को, इस विशेषता को संप्रभुता कहते हैं। जैसे आमतौर पे हम अपने घरों में देखते हैं कि क्या एक विद्यार्थी, क्या वो संप्रभु है? क्या उसको संप्रभुत्व प्राप्त है? नहीं। कारण कि उनके ऊपर गार्जियन है, उनके ऊपर पिताजी हैं। जब तक पिताजी फैसला नहीं लेंगे तब तक पुत्र फैसला नहीं ले सकता है। तो हम अभी संप्रभु नहीं है, लेकिन हमारे देश को चलाने वाली जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो संप्रभु है। वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। अगर आज के डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री है कोई भी फैसला ले रहे हैं तो वो स्वतंत्र होकर के फैसला ले सकते हैं, कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। एक दो अपवाद हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए, अगर वर्ल्ड बैंक या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई नियम लाती है, कोई संधि लेकर के आती है, कोई ट्रीटी करती है, तो वहां पे भारत को बात मानना पड़ता है। जैसे अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पे कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया और ये घोषणा किया गया कि सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
तो यहाँ पे भारत उस बात को मानेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संप्रभुत्व के साथ साथ एक और व्यवस्था है जिसको लोकतंत्र कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। लोकतंत्र समाजवादी का मतलब होता है कि हमारी सरकार जो है जनता के लिए काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी, जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, जनता के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करेगी। तो अगर जनता के स्वास्थ्य को ठीक रखना है, जनता के हेल्थ को ठीक रखना है, तो कोरोना वैक्सीन दिलवाना पड़ेगा। और ये बात इसलिए WHO का माना भारत सरकार ने। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्यावरण को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फैसला होती है उसको भारत को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संप्रभुत्व नहीं है, संप्रभुत्व है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के लिए बात मानी जा रही है, लोगों के भलाई के लिए बात मानी जा रही है। यहाँ पे हम कभी नहीं कह सकते हैं कि संप्रभुता खतरे में है। संप्रभुता खतरे में नहीं है। हाँ, लेकिन संप्रभुता का मीनिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति या अगर देश स्तर पे बात करें, राज्य के स्तर पे बात करें, तो कोई भी सरकार बिना कोई आंतरिक, बिना कोई बाह्य दबाव के फैसला ले सकती है। तो पहला राज्य का स्वरूप संप्रभुत्व, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी में क्या होता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिर्फ समाजवादी पे बात करें तो एक दिन का क्लास हो सकता है, लेकिन इसको बहुत सरल तरीके में हम बताएंगे। समाजवादी का मतलब होता है कि जब किसी देश में जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके सदन में भेजती है और वो प्रतिनिधि सदन में बैठ करके जनता के हित के लिए कानून का निर्माण करती है, जनता के हित के लिए कानून का निर्माण करती है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार का हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप भारत का इतिहास देखिएगा, 1947 में देश आजाद हुआ, 1951 में चुनाव हुआ, उसके बाद लगभग 1966-67 के आसपास तक अगर आप देखिएगा तो एक दलीय शासन रहा है, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा रहा है। वहां पे समाजवादी का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिखता है। समाजवादी मतलब सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा। लेकिन जब LPG का कॉन्सेप्ट आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 1991 की बात कर रहे हैं। 1991 के समय में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो धीरे धीरे हमारे देश में निजीकरण की व्यवस्था बढ़ने लगी। जब निजीकरण की व्यवस्था बढ़ने लगी तो ही हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ। तो समाजवादी सरकार का हस्तक्षेप होता है, थोड़ा बहुत पूंजीवादी का भी उसमें हस्तक्षेप होता है, निजी व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप होता है। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप का मतलब यह हुआ कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और वो प्रतिनिधि संसद में बैठ करके जनता के हित में कानून का निर्माण करेगी। इसको लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं। तो ऐसा है हमारे राज्य का स्वरूप। तीसरा अगर बात करें लोकतंत्रात्मक, यानी एक शब्द बोले तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, है ना। किसी अच्छे राजनीति विज्ञानी ने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब कि वैसा देश जहां पे शासन व्यवस्था है जो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। ये तीन शब्द, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए हो, अगर ऐसी व्यवस्था है वहां पे शासन की तो इसको लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। अर्थात लोकतंत्र का मतलब अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का मतलब वहां पे ना विधि का शासन होता है। विधि का शासन का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में जो कानून है वो लिखित होना चाहिए, संविधान भी लिखित होना चाहिए। तो हमारे भारत देश में कानून भी लिखित है, संविधान भी लिखित है, यानी यहाँ पे संविधानवाद भी चलता है। किसी किसी देश में ऐसा है कि वहां पे सरकार की शासन है पर संविधानवाद नहीं है, जैसे दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की बात करें, किम जोंग की सरकार है वहां पे संविधानवाद नहीं है। संविधान लिखा है पर संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब जहाँ पे संविधान का शासन चलता हो। विधि का शासन का मतलब जहाँ पे विधि का शासन चलता हो, सरकार सिर्फ एक माध्यम होती है। ठीक है, तो लोकतंत्र मतलब ये। तो राज्य के स्वरूप में हम लोगों ने दो वर्ड बात कर लिया, एक संप्रभुत्व और दूसरा लोकतंत्र, तीसरा समाजवादी भी हमने बात किया कुछ देर पहले। उसके बाद एक वर्ड आता है इसमें धर्मनिरपेक्ष। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। हालांकि दोनों का मतलब लगभग एक ही है। धर्मनिरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष, मतलब हमारी जो सरकार है, हमारे जो तंत्र व्यवस्था है, शासन तंत्र व्यवस्था है, वहां पे धर्म से कोई मतलब नहीं है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब हटके, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। सरकार जो है, हमारी शासन व्यवस्था जो है, वह इसमें अहस्तक्षेप की नीति
निभाती है। वो कहती है भाई जिसका जिसका जो जो अपना धर्म है वो अपनी उपासना कर सकता है, वो अपना जो भी कर्म कांड है अपने धर्म का वो कर सकता है, अपनी भाषा बनाए रख सकता है, अपनी लिपि को बना कर रख सकता है। तो ये सरकार इसमें निरपेक्ष वाली भूमिका निभाती है। लेकिन प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, धर्म ना लिख करके, धर्म निरपेक्ष ना लिख करके पंथ निरपेक्ष वाली वर्ड लिखी गई है, इसलिए कि अगर धर्म वर्ड अगर हम लिख देते हैं तो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। इसलिए धर्म के स्थान पे पंथ, पंथ का मतलब एक विचार होता है। मतलब कि अगर कोई भी धर्म है, इस्लाम धर्म है उनका अपना विचार है, हिंदू धर्म है उनका अपना विचार है, सिख धर्म है उनका अपना विचार है, ईसाई धर्म है उनका अपना विचार है। तो विचारों से निरपेक्ष, सबके विचार अपने अपने जगह पे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार ये भी घोषणा कर देती है कि अगर आप अपने विचारों को हमारे संविधान से ऊपर ले आते हैं तो आपके विचारों को खारिज कर दिया जाएगा, आपके विचारों को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे हाल फिलहाल कुछ साल पहले हम बात कर लेते हैं तत्काल 3 तलाक की। तत्काल 3 तलाक एक ऐसा कानून था जो संविधान से ऊपर जा रहा था। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में तत्काल 3 तलाक लिखा हुआ है, उसमें कि तुरंत 3 बार तलाक 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 बोल देने से वहां पे जो बीबी है, शौहर की बीबी है, उनको तलाक मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए ये कानून जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में संविधान से ऊपर जा रहा था, इसलिए इस कानून को खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो हमारे इस खंड में अगर स्वरूप में हम अगर बात कर रहे हैं धर्म निरपेक्षता की, तो सरकार धर्म के प्रति अहस्तक्षेप की नीति निभाती है। धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसमें एक एक करके डिटेल हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब अर्थ हम लोग को थोड़ा समझ में आ गया। एक वर्ड है फिर गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो गणराज्य को हम लोग गणतंत्र के हिसाब से अगर देखें तो सही रहेगा। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब तक तो गवर्नर जनरल का ही शासन था और उस समय हमारा संविधान बना नहीं था। तो इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे देश का कानून व्यवस्था चल रहा था। तब 1947 से लेकर के 1950 तक के समय को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है भारत को, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था। लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च पद की रचना की गई थी, जो कि राष्ट्रपति का था। और राष्ट्रपति के पद पे जो भी उम्मीदवार आएगा उसको भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और उन राष्ट्रपति को जो वोट देने वाले व्यक्ति होंगे उनको भी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसलिए इस देश को 1950 के बाद गणतंत्र कहा जाने लगा, एक गणराज्य कहा जाने लगा। नहीं तो उससे पहले यानी 1950 से 1947 के बीच के समय को डोमिनियन स्टेट कहा जाता था भारत को। डोमिनियन स्टेट इसलिए क्योंकि उस समय भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे देश का कानून व्यवस्था चल रहा था। जब 1950 में संविधान लागू हो गया तब हमारे देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाने लगा। इस प्रकार से हम लोगों ने संप्रभुत्व, समाजवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और गणराज्य से संबंधित बातों का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे जो तीसरा खंड है कि शासन का लक्ष्य क्या है। तो शासन के लक्ष्य में सबसे पहले 1 नंबर में हम लोगों ने बात किया था कि शासन का लक्ष्य क्या है? पहला, न्याय। न्याय में भी अगर हम देखें तो हम 3 खंड देख सकते हैं बांट करके। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय। इस तीनों न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक में देखा जाए तो हमको जहां तक लगता है कि राजनैतिक न्याय ही एक दिखता है हमारे देश में। राजनैतिक न्याय का मतलब कि भारत देश के हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो चुका है, और सभी व्यक्तियों का वोट का जो कीमत है, जो मूल्य है, वो एक समान है। जैसे अगर हम जाकर के लोकसभा के चुनाव में वोट देते हैं तो जो मेरे वोट का वैल्यू है, जो मूल्य है, वही जो अंबानी जाकर के वोट देंगे उनके भी वोट का वैल्यू एक ही होगा। यानी हम एक व्यक्ति एक वोट दे रहे हैं,
एक वोट का वैल्यू, अंबानी भी वोट दे रहे हैं, उनका भी एक वोट का वैल्यू होगा। इसको बोलते हैं राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय दिखता है। बट अगर हम बात करें सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक न्याय में तो आप पूछिए मत। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी में बहुत फर्क पाया जाता है, जिसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का मतलब कि एक व्यक्ति कोई 10,000 पर मंथ कमा रहा है, एक व्यक्ति कोई 1,00,000 पर मंथ कमा रहा है। इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, जो हमारे देश में है। तो यहाँ पे समानता नजर नहीं आता है, लेकिन लिखा गया है संविधान में कि सरकार प्रयास करेगी कि आर्थिक न्याय करे, मतलब आर्थिक रूप से सब एक समान हो जाए। तीसरा, अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय में भी सबको एक समाज, जैसे हम लोग आरक्षण की बात करते हैं ना, तो आरक्षण सरकार इसलिए दे रही है कि लोगों के साथ सामाजिक न्याय, यानी जो दलित है, इस दलित को उठा करके सामान्य वाले कैटेगरी के साथ ले आए। जनरल के कैटेगरी जो व्यक्ति हैं, उनके साथ जो दलित लोग हैं, उनको आरक्षण दे करके उनके लेवल में लाया जाए। इसको बोलेंगे सामाजिक न्याय। लड़का लड़की जो भी है, इनके लिए कानून है वो एक साथ बनाया जाए, या कहें तो जिसके साथ ज्यादा अपराध की संभावना है उसके लिए कानून बनाया जाए। जैसे आप देख लीजिएगा, महिलाओं के लिए खास करके कानूनें बनते रहती हैं, क्योंकि हमेशा ये केस दिखते रहता है कि महिलाओं के साथ जो है जास्ती हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। इन सब को लेकर के महिलाओं के लिए कानून बना, तो ये एक सामाजिक न्याय है। या अगर हम बात करें तत्काल 3 तलाक को ही ले लीजिए, महिलाओं को लेकर के लिए बना, तत्कालिक न्याय है। आजकल तो एक कानून सुन रहे हैं आईपीसी 69। आईपीसी 69 में जो कानून है उसमें बताया गया है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ कुछ वादा करके यौन संबंध बना रहा है, जैसे शादी का वादा, नौकरी देने का वादा, या नौकरी में प्रमोशन देने का वादा, और उसके साथ यौन संबंध बनाता है और वो वादा पूरा नहीं करता है, तो अगर वो लड़की शिकायत कर देती है तो उस लड़के को 10 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे देश में कुछ सामाजिक न्याय लाने का प्रयास किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि क्या ये सामाजिक न्याय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरकार प्रयास करते रहती है, होता भी है। न्याय के बाद शासन का दूसरा लक्ष्य अगर हम बात करें तो वो है स्वतंत्रता। देखिए, हमारी सरकार जो है स्वतंत्रता देती है प्रत्येक नागरिक को। कहने का मतलब ये है, एक वर्ड है स्वतंत्रता और एक वर्ड है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता में क्या होता है कि उसमें स्वतंत्रता ही मिलती है, बट बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जबकि स्वतंत्रता जो वर्ड है, इसमें भी स्वतंत्रता दिया जाता है, फ्रीडम मिलता है, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ तार्किक प्रतिबंध के साथ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई पिताजी अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम मूवी देखने के लिए जा रहे हो, कौन सा मूवी देखने जा रहे हो बताओ, तो लड़के ने बताया कि पापा मैं ये मूवी देखने जा रहा हूँ, बट पिताजी ने मना कर दिया। तो जब मना किया तो ये प्रतिबंध तो लगा, बट एक तार्किक प्रतिबंध को तर्क देना पड़ेगा कि इस मूवी को देखने से तुमको क्षति पहुंच सकती है, तुम्हारे चरित्र को हानि हो सकता है, इसलिए तुम मूवी देखने मत जाओ। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, बट एक प्रतिबंध भी लगाया गया है, और वो प्रतिबंध तार्किक होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से स्वतंत्रता एक शासन का लक्ष्य है जो सरकार देना चाहती है। और एक वर्ड है जो तीसरा, अगर हम बात करें तो समानता। समानता की अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत देश में जितने भी लोग हैं, सब लोगों को एक समान अवसर देना, एक समान प्रतिष्ठा देना, ये सरकार का लक्ष्य है, हमारे शासन व्यवस्था का लक्ष्य है कि सभी व्यक्ति जो हैं उनको एक समान अधिकार मिले। जैसे मौलिक अधिकार भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कानून की समानता है, मतलब समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के तहत सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि हमारे देश के हर एक नागरिक के बीचों बीच जो है वो समानता का अधिकार दिखे, सबके साथ एक समान व्यवहार हो। एक और हमारे न्याय व्यवस्था या शासन का जो लक्ष्य है, वो हम लोगों ने बात किया था बंधुत्व के बारे में। हम लोगों ने अगर बात किया था कि भाई बंधुत्व भी होना चाहिए, तो आखिर ये बंधुत्व है क्या? तो बंधुत्व का मतलब कल भी हम बात किए थे भाईचारा। भाईचारा का मतलब कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सब लोग एक साथ प्रेम भाव में रहें,
प्रेम भाव के साथ बंधे रहें, एक दूसरे की मदद करें। जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे हमारे देश का विकास भी नहीं होगा। अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई करते रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, सभी को आपस में भाईचारा बनाकर रखना है। अगर हम भाईचारा बना के रखेंगे तो ही हमारे देश का विकास हो पाएगा। यहां तक हम लोगों ने बात किया प्रस्तावना को 3 कैटेगरी में बांट करके। हमको आशा है कि थोड़ा बहुत बात जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे भी जो है प्रस्तावना के बाद जो CGL 4 के लिए हम सिलेबस बताए थे, तो उसके बाद जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके का नॉलेज हम देंगे। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम जानकारी आपको दे सकें जो परीक्षा और व्यवहार दोनों के काम में आए। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।